अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। देखें, कहते हैं इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, यानी कि अगर x बढ़ेगा तो साथ साथ y भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो फिर y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन किस हिसाब से इंक्रीज़ होगी अभी हमें ये नहीं पता। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये हमें नहीं पता। ठीक है, पहले हमें वही मालूम करना है। ठीक है, इस तरह की अगर हम आपको स्टेटमेंट देते हैं कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आपने हमेशा उसे लिखना है एक्स इज इक्वल्स टू के वाई, हमेशा के वाई लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लिखा है एक्स की वैल्यू 4.5 और वाई की वैल्यू 3। एक्स की जगह 4.5 लिख दें फिलहाल। ठीक है, और के की जगह के लिखा रहने दें और वाई की जगह लिख दें 3। ये के और वाई आपस में क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ कर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसे यहाँ भेजें, डिवाइड करवा देगा। हम यूँ भी करवाते हैं ना, अब कुछ टीचर इसको यूँ भी करवाते हैं, ऐसे कि ये 3 3 से कट जाएगा और 3 1 3, 3 5 15, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, के का आंसर क्या आ गया? 1.5। ठीक है, अब दोबारा जब आप इसे लिखेंगे एक्स इजिकल्स टू के वाई, तो अब आप एक्स इजिकल्स टू के वाई नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे एक्स इजिकल्स टू 1.55। ये है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं सारे। देखिए, इन्होंने यह कहा भी ऑप्शन नंबर 1 में फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। ठीक है, ये है हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन। बाद औक़ात स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्टिंग इक्वेशन लिख के छोड़ देते हैं। बेसिकली कनेक्टिंग इक्वेशन ये है। सही है, ये ऑप्शन नंबर 1 का आंसर था। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 6। कनेक्टिंग इक्वेशन दोबारा लिखें, एक्स इज इक्वल्स टू 1.5 वाई, एक्स की जगह एक्स लिखा रहने दें 1.5 और वाई की जगह लिख दें 6। ठीक है, 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये होता होगा 1.5 होता है 3/2 आई गेस, 3/2 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 9। सही है, अब हमें करना है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहते हैं द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, कनेक्टिंग इक्वेशन दोबारा लिखें, एक्स इज इक्वल्स टू 1.5 वाई। ठीक है, 1.5 का मुझे कैसे पता चला था? इसका पॉइंट ख़त्म किया, 10 आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब x की जगह 12 लिखना है। ठीक है, x की जगह 12 लिख दो और 1.5 की जगह 3/2 लिख दो। ठीक है, ये रहा y यहाँ पर अकेला। 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ का 12 को मल्टीप्लाई करवाएगा, 3y यहाँ अकेला रहा, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, 24, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कर करेगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो y का आंसर 8 आ गया। ठीक है, x का आंसर 9 आया था और y का आंसर 8 आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। सही है, अब सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरह के हमारे पास आगे आते रहेंगे। सही है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। इसे मैं रेस कर देता हूँ। ओके जी, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 4 में कहते हैं इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, तो दैट मीन्स Q इज इक्वल्स टू KP। और आगे इन्फॉर्मेशन में Q की वैल्यू 28 और P की वैल्यू 4, तो Q की जगह 28 और P की जगह 4। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होगा तो अकेला हो जाएगा और इसको भी 4 से डिवाइड करवा दें, 4 4 से कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, के का आंसर 7 आ गया। जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगी। ये मेरी कनेक्टिंग इक्वेशन अब क्या 7 आ गया, क्या आ गया 7। तो कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बन गई मेरी? Q इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ P। अब ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर
1 का आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा था एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी, ये आ गया एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 7p। अब कनेक्टिंग इक्वेशन बोलें या इस तरह के स्टेटमेंट दें, बात एक ही है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मुझे दोबारा से कनेक्टिंग इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, q इज इक्वल्स टू 7p, और यहाँ इन्होंने p की वैल्यू 5 बताई है तो हम p की वैल्यू 5 रख देते हैं, ठीक है। 7p की जगह 5 रख दें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 5 ज़ा 35, ये आ गया हमारा q का आंसर, ठीक है। अब इसके साथ हमें दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में कहते हैं हमें कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल्स टू 42। कनेक्टिंग इक्वेशन तो बार बार लिखनी है, q की जगह 42 रख दें, इज इक्वल्स टू 7p। 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड 42 को, 42 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर था, p 7 1 7 7 6 ज़ा 42, p इज इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन 3 समझाने के बाद क्वेश्चन 4 तो बहुत आसानी से समझ आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसका देख लेते हैं 5, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं थी ना। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, ओहो स्टेटमेंट दे दिए, कोई मसला ही नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ लीव्स, 10 kg ऑफ टी लीव्स, 10 kg की वो वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो मास दिया हुआ है और कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। 10 kg की जो टी लीव्स हैं उनकी कॉस्ट मालूम करनी है। व्हेन 3 kg टी लीव्स, 3 kg टी लीव्स कॉस्ट $18, उसकी कॉस्ट है $18। देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, पहले तो ये देख लो। मेरे ख्याल से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसकी वजह ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की कि अगर हमारे पास मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, मास कम हुआ तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा तो ज़्यादा पैसे, कम क्वांटिटी लूँगा तो कम पैसे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करवाना है 18 से और डिवाइड करवाना है 3 से, ठीक है। जो x से मल्टीप्लाई होता है बेसिकली वो डिवाइड करता है बाकी वैल्यूज़ को। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 10 6 ज़ा $60, ठीक है जी। डॉलर का साइन का बनाऊँ, यहाँ बना देते हैं $60। अच्छा आगे कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ a kg शुगर, a kg शुगर की कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है। दोबारा से यही लिखेंगे, मास इधर आ जाएगा जो कि kg में है और कॉस्ट जो कि डॉलर्स में है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, a kg शुगर, तो शुगर kg वाले में आप a लिख दें, ठीक है, और उसकी कॉस्ट मालूम करनी है तो x लिख दें, ठीक है। उसके बाद व्हेन b kg शुगर कॉस्ट $C, तो मास वाले कॉलम में सिर्फ b लिख दें, इधर b लिख दें, और कॉस्ट $C यानी कि $C यानी कि C कोई भी पैसे हो सकते हैं, 15 20 25, वो यहाँ लिख दें, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इससे, ठीक है। A को C से मल्टीप्लाई करवाएं और B को X के साथ, ठीक है। यहाँ पर X मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, इसको मालूम करना है, तो B मल्टीप्लाई करें तो वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय B, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।